सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। संस्कृत शिक्षण की इस कक्षा में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। छात्रों, कल हमने संस्कृत पाठ्य पुस्तकों के विषय में पढ़ा था कि संस्कृत पाठ्य पुस्तकस्य स्वरूपं किमस्ति, संस्कृत पाठ्य पुस्तकस्य कानि उद्देश्यानि सन्ति, पुनश्च संस्कृत पाठ्यपुस्तकेषु के गुणाः भवन्ति। तर्हि कानि उद्देश्यानि भवन्ति संस्कृत पाठ्यपुस्तकानां? यतोहि भाषाधिकारवर्धनाय एतानि संस्कृत पाठ्यपुस्तकानि अस्माकं बहु साहाय्यं कुर्वन्ति। अत्र वर्णतः वाक्यपर्यन्तं सर्वविधप्रकारकाः नियमाः दीयन्ते, यत् कथं वर्णलेखनं करणीयं, वर्णतः पदसंयोजनं कथं करणीयं, पदसंयोजनतः वाक्यलेखनं कथं करणीयं, पुनश्च यदा वाक्यलेखनं करणीयं तदा कथम् अस्माकं सन्धिनां प्रयोगः विधातव्यः, सन्धयः के, कथं समासानां प्रयोगः विधातव्यः, अतः समासाः के, कारकाणां, विभक्तीनां, लिङ्गानां, वचनानां प्रयोगः कथं कर्तव्यम्, अतः एते सर्वे एकैकशः क्रमपुरस्सरं संस्कृतपाठ्यपुस्तकेषु प्राप्यन्ते। यदि षष्ठीकक्षायाः अस्माकं पाठ्यपुस्तकं विद्यते तर्हि अक्षरक्रमतः प्रारभ्यते, सप्तम्यां कदाचित् सन्धयः, अष्टम्यां कदाचित् इतोपि सन्धिनां भेदप्रभेदाः, एवं प्रकारेण संस्कृतपाठ्यपुस्तकेषु प्राप्यन्ते। न केवलं व्याकरणसामग्री एव, कथाः, सुभाषितानि, पुनश्च कवीनां परिचयम् अपि, गीतानि अपि, सूक्तयः अपि पाठ्यपुस्तकेषु प्राप्यन्ते। तैः सह एव अभ्यासाय अभ्यासकार्यम् अपि पाठ्यपुस्तकानां पृष्ठभागे दीयते प्रतिपाठपुरस्सरम्। तर्हि इदानीं चर्चा करणीया यत् संस्कृतपाठ्यपुस्तकेषु कथं सम्प्रेषणोपागमस्य प्रयोगः क्रियते, कथं संग्रथनोपागमस्य प्रयोगः क्रियते। एकैकशः चर्चा विधीयते। आदौ संस्कृतपाठ्यपुस्तकेषु कथं सम्प्रेषणोपागमस्य प्रयोगः क्रियते। छात्र, जैसा कि पहले हम समझेंगे कि संप्रेषण क्या होता है। अपने विचारों की भावाव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया जो होती है वह प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। अर्थात जो बात आप किसी तक पहुंचाना चाहते हैं वो बात यदि दूसरे के कर्णकुहर में प्रवेश कर गई तो समझिए कि आपका संप्रेषण हो गया, चाहे वह संप्रेषण शाब्दिक रूप से हुआ हो या अशाब्दिक रूप से हुआ हो। अर्थात आपने कहकर अपनी बात पहुंचाई हो या आपने किसी आंगिक चेष्टा के द्वारा अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया हो, दोनों ही क्रियाएं संप्रेषण में आती हैं। अब बात करेंगे कि संप्रेषण में हमने उपागम शब्द क्यों जोड़ा। तो उपागम होता है अप्रोच, अर्थात बात को पहुंचाने का तरीका कैसा कैसा होना चाहिए, इन बातों का जिक्र जहां किया जाएगा वो हमारा होगा संप्रेषण उपागम। तो संस्कृत में संप्रेषण आधारित उपागम कैसे होता है, कैसे शिक्षण होता है। तो संप्रेषण आधारित शिक्षणेन छात्रेषु संभाषण कौशलस्य योग्यता उत्पद्यते। अस्य शिक्षणस्य कृते संप्रेषण विधिः उपयुक्ता भवति। संप्रेषण विधिः विभिन्नासु सामाजिक परिस्थितिषु उपयुक्तां भाषां प्रयोक्तुम् आवश्यक नियमानां शिक्षणस्य विधिः अस्ति। अर्थात आपको यदि समाज में कोई संदेश पहुंचाना है तो उस संदेश में किन किन नियमों का पालन करते हुए आपको अपनी भाषा प्रयुक्त करनी है। अतः विधिरयम् अथवा उपागमोऽयं निर्दिष्ट वाक्य रचनायै अपेक्षितानां व्याकरण नियमानां प्राधान्यं गौणीकृत्य भाषा शिक्षणीया इति सिद्धांतं स्वीकरोति। संप्रेषण उपागम का एक सिद्धांत होता है कि हमें व्याकरण के नियम वहाँ नहीं पढ़ाने हैं, हमें वहाँ पर भाषा पढ़ानी होती है।
संस्कृत संभाषण शिविरों का जो संचालन है वो संप्रेषण उपागम की एक न्यूनतम विधि है, जहां पर नियम को सिखाए बिना प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं को दिखाते हुए भाषा को सिखाने का प्रयास करता है। यही प्रक्रिया हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तकों में कैसे प्रयोग की जाती है छात्रों? चित्रों के माध्यम से। आम चित्राणां प्रयोगेन सह एव एकः बालकः वदति एषः कः, तर्हि अपरः उत्तरं ददाति एषः बालकः। अयं किम्? अयं मम विद्यालयः। अस्मिन् चषके किम् विद्यते? अस्मिन् चषके जलं विद्यते। सः कुत्र गच्छति? सः आपणं गच्छति। तर्हि चित्रपुरस्सरं यत्र प्रश्नाः पाठ्यपुस्तकेषु विधीयन्ते, चित्रपुरस्सरं चित्रं दृष्ट्वा यत्र छात्राः उत्तरं दास्यन्ति तत्सर्वं संप्रेषण उपागमं संस्कृत पाठ्यपुस्तकेषु अपि प्राप्यते। एवं च भाषायाः चतुर्षु कौशलेषु भाषणकौशलस्य महत्त्वं तु अस्ति एव। तेन सह भाषणकौशलं कथं सम्प्रेषणीयम् एतस्य कृते संस्कृत पाठ्यपुस्तकेषु सम्प्रेषण क्रीडानाम् आयोजनम् अपि क्रियते। सम्प्रेषण क्रीडासु मया उक्तं यत् अनन्त्यकथारचनम् अस्ति, अपूर्णकथारचनम् अस्ति, स्ववाक्ययोजनम् अस्ति। एतादृश क्रीडामाध्यमेन अपि पुनश्च गीतक्रीडा विद्यते, पुनश्च इतोपि शब्दसंयोजन क्रीडा विद्यते। एकेन शब्देन यः अन्तिमः अक्षरः भवति तेन अक्षरेण द्वितीयः यदि कमपि अक्षरं वदति तादृशी क्रीडा विद्यते। एतासु सर्वासु अस्माकं किं भवति? सम्प्रेषण उपागमस्य प्रयोगः कार्यते। सहैव संगणकमाध्यमेन संस्कृत पाठ्यपुस्तकेषु संगणकस्य प्रयोगः कदाचित् क्रियते। तर्हि पाठ्यपुस्तकेषु प्रयोगः इत्युक्ते यदा यदा अभ्यासकार्यं दत्तं विद्यते तदा तत्र लिखितं भवति यत् छात्राः लैव् मध्ये गत्वा प्रयोगशालासु गत्वा अस्य प्रयोगं करिष्यन्ति। एवं प्रकारेण संस्कृत पाठ्यपुस्तकेषु सम्प्रेषण उपागमस्य प्रयोगः विधीयते। अर्थात् अत्र भाषायाः उपरि बलं दीयते, व्याकरण उपरि न इति एव एतस्य प्रमुखोद्देश्यं विद्यते यत् छात्राः आदौ भाषां वदेयुः, ततः परं छात्राः वाक्यनिर्माणप्रक्रियाम् अवगच्छेयुः। अपरः अस्माकम् उपागमः विद्यते संग्रथनोपागमः। संस्कृतपाठ्यपुस्तकेषु कथं संग्रथनोपागमस्य प्रयोगः विधीयते? तर्हि छात्राः संग्रथनोपागमः स्ट्रक्चरल अप्रोच एतस्य अपरं नामपि विद्यते संरचनात्मकोपागमः, वाक्यघटनात्मकोपागमः, पुनश्च प्रत्यक्ष विधिः इत्यपि उच्यते। कथम् एतस्य संग्रथन अर्थात् समानरूपेण ग्रथनं यत्र क्रियते। अत्र त्रीणि तत्त्वानि प्रमुखानि भवन्ति। एकं भवति अस्माकं पदानां क्रमः, द्वितीयः अस्माकं भवति उपसर्गनिपातादीनां प्रयोगः, अव्ययानां प्रयोगः। पदानां क्रमः, उपसर्गनिपातादीनां अव्ययानां प्रयोगः, पुनश्च तृतीयः अस्माकं भवति विभक्तीनां रूपाणि। एतेषां त्रयाणामेव प्रयोगः संग्रथनोपागम मध्ये क्रियते। आदौ भवति पदानां क्रमः, यत् कर्ता कुत्र भवेत्, क्रिया कुत्र भवेत्, कर्म कुत्र भवेत्। वस्तुतः तु उच्यते यत् संस्कृतभाषायां कुत्रापि अहं कर्तां स्थापयितुं शक्नुमः, कुत्रापि वयं क्रियां स्थापयितुं शक्नुमः, परन्तु तथापि क्रमस्तु क्रमः एव। यदि वाक्यम् अस्माभिः सम्यक् रूपेण वक्तव्यं चेत् आदौ कर्ता एव आगच्छति, ततः परं कर्म, ततः परं क्रिया। मध्ये मध्ये यदि कर्मविशेषणानि सन्ति, क्रियाविशेषणानि सन्ति, तर्हि तैः सह अस्माभिः संयोजनीयानि।
तर्हि संग्रथनोपागम मध्ये एतदेव उच्यते। यत्र चित्रं प्रदर्श्यते कथयन्ति अयं कः अथवा एषा का, एषा बालिका। सः आदौ पदानां क्रमं संयोजयति। एषा, एषा का, अर्थात सः आदौ तत्र कर्तां योजयति, ततः परम् अस्माभिः वक्तव्यम् एषा बालिका। कर्मपुरस्सरं कदाचित् पृच्छति सः, अयं कुत्र गच्छति, अयं ग्रामं गच्छति। छात्राः अवगच्छन्ति। सः एकं प्रश्नं पृच्छति, बहूनि चित्राणि प्रदर्शयति। अयं कुत्र गच्छति, ग्रामस्य एकं चित्रं भवति, विद्यालयस्य एकं चित्रं भवति, नगरस्य एकं चित्रं भवति, ग्रामस्य एकं चित्रं भवति। छात्रः क्रमम् अवगच्छति, यत्र कर्म अस्माभिः मध्ये योजनीयं। तर्हि छात्रः चित्रपुरस्सरं वदति, अयं विद्यालयं गच्छति, अयम् आपणं गच्छति, अयं नगरं गच्छति, अयं ग्रामं गच्छति। पुनश्च क्रिया बोधनीया चेत् सः बहूनि चित्राणि प्रदर्शयति। यथा एकः बालकः चषकेन जलं पिबति, एकः बालकः कुत्रापि धावनं करोति, एकः बालकः क्रीडति। तर्हि सः वदति, सः किं करोति, सः किं करोति। तर्हि छात्राः चित्रं दृष्ट्वा वदन्ति, सः क्रीडति, सः धावति, सः पठति, सः खादति, सः हसति। एवं क्रियायाः प्रयोगः कथं करणीयम् इति छात्राः अवगच्छन्ति। एतदेव प्रयोगः संस्कृत पाठ्यपुस्तकेषु अभ्यासकार्येषु दीयते। यदा यदा संस्कृत पाठ्यपुस्तकेषु कथाः भवन्ति तदा तदा एतादृशपदानि, यथा एकस्मिन् पाठे कर्तापदानि तत्र हाइलाइट्स भवन्ति, बोल्ड रूपेण लिख्यन्ते। देखिए छात्रों, संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनमें संरचनात्मक उपागम कैसे प्रयोग में लाया जाता है, इसकी बात यदि की जाए तो यहाँ पर पाठ इस तरह से बनाए जाते हैं कि जो प्रथम पाठ है उसमें कर्ता के जो अक्षर हैं, चाहे वो अयम हो, चाहे वो इयम हो, चाहे वो इमम हो, जो भी आएंगे, चाहे वो किसी राम हो, चाहे रमा हो, चाहे नदी हो, वो सभी अक्षर आपको बोल्ड रूप में नजर आएंगे। तो इससे बच्चे समझेंगे कि यहाँ पर हमें कर्ता को पूरे पाठ में समझाने का प्रयास किया गया है। दूसरा पाठ जो आएगा उसमें क्रिया के पद जो हैं वो सभी बोल्ड दिए होंगे और लास्ट में जाके अभ्यास में उसको करवाया जाता है कि क्रियाओं का प्रयोग आप अधिक से अधिक करें। इसी तरह से प्रति वाक्य में जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाता है, विशेषणों का प्रयोग, अव्ययों का प्रयोग, लिंगों का प्रयोग, वचनों का प्रयोग, सभी को धीरे धीरे करके एक एक से व्याकरण नियम को समझाने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से संग्रथनोपागम का प्रयोग हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तकों में होता है। मैं आशा करती हूँ कि पाठ्य पुस्तक के स्वरूप, उद्देश्य और सिद्धांतों के साथ साथ आज आपने पाठ्य पुस्तकों में संप्रेषणोपागम का प्रयोग और संग्रथनोपागम का प्रयोग कैसे किया जाता है इस बारे में समझने का प्रयास किया होगा। इसी के साथ अब हम मूल्यांकन के ऊपर कल से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।